जब ब्रेक हो जाओ तो उसके बाद ब्रेक के ऊपर काम करोगे। पीजी जाने मम्मी का ऑपरेशन है ਤਾਂ ਕਰਕੇ पीजी जाना है पीजीआई हॉस्पिटल तेरे मम्मी ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जाओ फिर ਉਹ ਭੈਣ ਕੱਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਈ ना जाओ जाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं। ये चले गए माइनर वो आयर नहीं लगाते वो अक्सर देखा लगाते नहीं तो और दूसरा लड़का क्या नाम है उसका जगदेश्वर अच्छा अब आते हैं कहानी पे शुरू करें कहानी अपनी आईआर की कहानी थोड़ी सी नेपाल ध्यान से देखो ऊपर को यार मिल जाएगा इंडिया के थोड़ा ऊपर देखोगे मिल जाएगा।
इतने मोटे मोटे पेज किस चीज है? इतना इतना बड़ा वॉल्यूम किसी का घूम रहा है? खाली पेज है, सारे उठा लाता है। नहीं खरीदा तो आज खरीदा है। इतनी भारी चीज तो गलती से हो ही सकती। ये तो आज खरीदा है या फिर कमरे में चोरी कर रहा है। क्योंकि चोरी से कमरे में साथ साथ भी घूम रहा है और सबको बांट रहा है। इसको वो बाइंडिंग करने वाले इसको नहीं हो सकती। चलो हम कहाँ तक बेटे आईआर में बताओ, कहाँ तक पहुंच गए थे बच्चों? है ये तो बड़ी अजीब सी बात बताई, वेस्ट एशिया। वो तो चैप्टर का नाम है, इतना बड़ा टॉपिक हो गया, क्या क्या उन्होंने करा दिया ये बताओ। तो उन्होंने क्या क्या लिख, उसके आगे भी हो गया था। हाँ हाँ अरब इजराइल वॉर हो गई थी सारी चारों, है ना? उसमें हमने लिखा था कि ज्यादातर वही समय हमें ज्यूज जीत रहे थे, है ना? इजराइल जीता। अब बात आती है ऑयल पॉलिटिक्स की। हमने कहा था ऑयल पॉलिटिक्स में भी जितने भी ये अरब नेशंस हैं या मुस्लिम कंट्री हैं, उनके पास ज़्यादा ऑयल होता है। जो मिडिल ईस्ट में है सारे, वेस्ट एशिया कहते हैं, और दुनिया को सबसे ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। तो बड़े कंट्री है, उनको बस एक ही तरीका है कि इनको आपस में लड़ा दो कि ऑयल वाले इकट्ठे ना हो पाए। हमने कहा था ग्रुप बना, उसका नाम है ओपेक, याद है ना? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? थोड़ा तीसरा किससे फौजी? हाँ ठीक है, कदों आना है? ਉਹਦੇ ਲੱਗ गए, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ गए? वो क्यों? अलग कॉलेज था। तो ओपेक जब इकट्ठा हो गया, सारे कंट्री इकट्ठे हो गए, 14-15 कंट्री थे सारे, तो अब वो इकट्ठे मिलके एक ही रेट निकालते थे। मीटिंग होगी, एक ही रेट में बेचेंगे तो फायदा ना उसका, फिर रेट बढ़ा भी सकते हैं। वो मैं पिछली बार समझाया था कि अगर अरब कंट्री के ऊपर और तो कुछ है नहीं, अगर वो खर्चा अपने निकालने के लिए रेट बढ़ा देंगे तो कम तेल निकालना पड़ेगा। वही तेल जो 20 साल चलना है, फिर वो 20-25 साल चलेगा 20 वाला। तो अपने हर साल हर महीने कम तेल निकालोगे ना। अगर रेट कम कर दोगे उल्टा नुकसान हो जाएगा। अपना खर्चा निकालने के ज़्यादा तेल निकालना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और उससे जो 25 साल चलना है वो 20 साल चलेगा। तो 20 साल चलना 15 साल में खत्म हो जाएगा तेल। ये बात समझ आ रही है यहाँ तक ना? इसलिए ओपेक वाले एक दूसरे को समझाते थे कि हम ऑयल का रेट बढ़ा के रखो, हाँ, उससे एक तो हमारी इकॉनमी अच्छी चलेगी। ये चीज ऐसी है, चाहे रेट बढ़ा लो चाहे घटा लो, फर्क तो पड़ना नहीं है। अब देखा ना, टमाटर का रेट बढ़ जाए तो टमाटर खाना छोड़ देते लोग, गुजारा चल जाता उनका उसके बिना। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब पेट्रोल का रेट है पहले 50 था, जब 55 हो 100 हो गया, तब भी लोग उसको यूज कर रहे हैं। उनको समझ आ गया कि ऑयल ऐसी चीज है, जितना मर्जी रेट बढ़ा लो लोग उसको खरीद ही लेंगे। इसलिए देखते करते करते कहाँ तक जा गया। मैंने कहा इसका रेट किस में तय होता है? बैरल। आमतौर के शब्द आता है ब्रेंट, BRENT, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये क्या होता है आप ढूंढ के लाना होमवर्क में। ब्रेंट, BRENT, ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये क्या होता है? ये और संबंधित चीज है। तो अब जब भी ओपेक की मीटिंग होती, अभी भी होती है, तो उसका प्राइस निकाल देते थे, प्राइस बढ़ाते जा रहे थे वो। अब इसकी समस्या सबसे इकोनॉमी खराब किसकी हो रही है? ब्रिटेन, उसकी, यूएसए की, कनाडा की, जो बड़े बड़े कंट्री हैं। कनाडा की तो और एक गेम है, अजीब सा कंट्री है वो। कनाडा के पास बहुत ऑयल है, बहुत सारा ऑयल है, और तब भी ऑयल खरीदते हैं बाहर से। इतना तेल है उनके पास कि औरों को बेच सकते हैं वो अगले 15-20 साल तक आराम से,
इतना तेल है, 15-20 नहीं तो 10-12 साल तो बेच ही सकते हैं। पर इतना अजीब कंट्री है, बाहर तेल खरीदता है सारा अपना, है ना? तो एक अजीब कंट्री क्यों? हाँ, उसका कहना आज में जो मेरे ऑयल की कीमत है वो $100 मान लेते हैं, पर 5 साल बाद जब तेल खत्म होगा दुनिया में, या 10 साल बाद ये $500 का होगा, तब बेचूंगा, तो वैल्यू ज्यादा बनेगी। या नहीं बेचूंगा, खरीदूंगा ही नहीं, फिर मैं खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, तब भी मेरी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी, समझे? या फिर तीसरा दुनिया में ऑयल खत्म हो जाएगा, अकेला मैं ही होऊंगा फिर तो ऑयल वाला, फिर मेरी दुनिया मारो तराही तराही करे गाड़ियां फेंक रही होगी अपनी, और मेरे पास तो तेल ही तेल है, हर मामले में उसको बढ़िया हो जाएगा। तो सारी दुनिया के ऑयल खत्म हो जाएंगे, फिर कनाडा फिर यूज करेगा। और बेवकूफ है, ऐसी बातें कर रहे हैं वो, ठीक है? आज उधार ले जाए, लोन चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, और ये काम कर रहे हैं। बट हो सकता है साल 2 साल बाद ये पॉलिसी बदल जाए। इस तरह कंट्री है। पर कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि ऑयल के सारे कंट्री ओपेक में इकट्ठे हो रहे तो नुकसान हो रहा था अमेरिका को। तो अमेरिका ने मौका ढूंढना शुरू कर दिया कि ये आपस में लड़ कैसे जाएं तो मेरे को फायदा होगा। आमतौर पे जो जितने ऑयल कंट्री ज्यादा मुस्लिम कंट्री हैं, और मुस्लिम जो है वो सऊदी अरब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक कंट्री की। वो क्यों करते हैं? हाँ, मक्का मदीना है। जैसे मैंने कहा ना कि सिख जो है दुनिया में कहीं भी हो, भारत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सबसे बड़ा जो हरमंदिर साहब है यहाँ पे। बुद्धिस्ट इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वहां पे बोध गया इंडिया में है। होता ही है, जिसका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जिस कंट्री में होगा उस कंट्री के प्रति उनकी आस्था होती है। तो इसीलिए सऊदी अरब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, और सऊदी अरब की चलती भी है ओपेक में। तो छोटे छोटे कंट्री तो वैसे ही, और वैसे भी अमीर भी सब में से वही है। वैसे तो कतर सबसे ज्यादा अमीर माना जाता है पर कैपिटा के हिसाब से, पर फिर भी ओवरऑल पैसा बहुत है सऊदी अरब के पास, सबकी मदद भी कर देता है वो अरब कंट्रीज की आपस में। तो इसलिए ओपेक में अगर जो भी वो प्राइस वो कहता था वो मान लिया जाता था, लोग भरोसा था उसके ऊपर। तो अमेरिका को लगा यार इसी को पटाया जाए। ये जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, मौका ढूंढते हैं, अगर इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, प्राइस फिर हम कम करवा लेंगे, इससे क्या ओपेक पे ऊपर कंट्रोल हो जाएगा हमारा। अब इसने क्या किया, बाई चांस क्या हुआ, एक कंट्री है इराक, सुना होगा नाम आपने। आज से 25-30 साल पहले वहां पे जो 20 या 25 साल हो गए, वहां का जो राष्ट्रपति उसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन उसका नाम था। इराक बड़ा ताकतवर आदमी था वो, बड़ा दबदबा था उसका, सद्दाम हुसैन का। तो किसी छोटी मोटी बात पे उसका झगड़ा हो गया सऊदी अरेबिया के साथ। झगड़ा क्यों होता है? जमीन के लिए होता है आमतौर पे, एक समुद्र का किनारा होता है, कोई आइलैंड होता है। तो उनका झगड़ा हो गया और उसने सऊदी अरब पे हमला कर दिया। कमाल की बात है, बड़ा अजीब लग रहा था कि कहने को अरब लीग एक अरब कंट्री का ग्रुप बना हुआ है, एक मेंबर दूसरे मेंबर पे हमला कर रहा है। अब इराक के पास हथियार काफी थे, पर सऊदी अरब ने कभी हथियार अपने सोचा ही नहीं। छोड़ दे, बस का फिट हो गया, ठीक है क्योंकि वो कहानी लंबी है, फिर हमें जरूरत नहीं तुम्हें इसकी। तो सऊदी अरब ने कभी अपनी फौज रखी नहीं थी उस समय, बहुत कम फौज थी। ज्यादातर कंट्री के पास फौज नहीं होती है, फौज उसी कंट्री में होती है जहां की पड़ोसी दुश्मनी होती है। वैसे थोड़ी बहुत फौज रखते हैं लोग सुरक्षा के लिए, थोड़ी बहुत। हर कंट्री का बराबर फौज थोड़ी बच्चों। और जो जितने ये बड़े कंट्री हैं, अरब कंट्री है, ये आपस में एक दूसरे के साथ दोस्त हैं। इनको लगता है हमने क्या करना लड़के, हमसे कौन लड़ेगा, हमारे पास तेल ही बहुत है। तो सऊदी अरब को बहुत नुकसान पहुंचाया इराक ने उस लड़ाई में शुरू में। और मौका देख के यूएसए सऊदी अरब के पास आ गया कि भाई इससे बहुत
नुकसान हो रहा है, तो सऊदी अरब को उसने हेल्प किया आके, और लड़ाई रुकवा दी। रुकी जानी थी, जो उसके साथ आए खड़ा हो गया यूएस से, तो उसको भी समझ आ गई, सद्दाम हुसैन को भी, लड़ाई लड़ी बंद हो गई, बात खत्म हो गई। पर अब यूएसए ने उसको समझाने शुरू कर दिया कि देख भाई, तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, इसको भी लगा ये दुनिया में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतने अरब कंट्री हैं आसपास, कोई इसके बीच में नहीं आया, बचाने नहीं आया, सब सद्दाम हुसैन डरते थे, और यूएसए इतना दूर बैठा, नॉन मुस्लिम है, फिर भी आया मेरे पास। तो ऐसे मौके पे अब किसी की खराब टाइम पे आप मदद करोगे ना बेटे, वो फिर आपका दोस्त बन जाता पक्का, है ना। अच्छे टाइम पे कितना भी मर्जी उसके साथ शादी ब्याह में जाओ, उसके वो बात नहीं बनती, बुरे वक्त पे किसी के साथ खड़े हो जाओ आप, तो फिर वो दोस्ती पक्की हो जाती है। तो सऊदी अरेबिया को लगने लगा यार यूएसए ठीक कंट्री है, और यही तो चाहता था यूएसए कि उसको विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, और उससे डील कर ली उसके साथ कि भाई तुम फौज क्यों नहीं रख लेते, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम अपनी फौज अच्छी रखो, हथियार लो, बंदूकें लो, तोपें लो, और फाइटर प्लेन। तो उसने कहा हमें तो चलाने भी नहीं आते। तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे आपके बंदों को, ट्रेनिंग भी दे देंगे। उन्होंने कहा कितने के हैं, क्या रेट रूट क्या है? कहता छोड़ो, तुम्हें क्या करना है, तुमसे पैसे लेने नहीं हमने, तो बस तेल दे दिया करो, ठीक है, यानी वेपन फॉर ऑयल डील कर लो हमारे साथ। जहाज का रेट हमारा और तेल का रेट भी हमारा, है ना, अजीब सी बात। वरना कहे कि जहाज का रेट हम बताएंगे, ऑयल का तुम बताओ, तो नहीं नहीं, जहाज का भी हम बताएंगे, खरीदना ऑयल हमें हम बताएंगे। और वो पागल बन गया कंट्री सऊदी अरेबिया, इन्होंने उसको बंदूकें क्या, ये क्या, वो क्या, और ऑयल लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे बात चलती गई। और उधर एक बार उन्हीं दिनों में कुवैत और उसका हम झगड़ा हो गया, इराक का। इराक को लगा सऊदी अरेबिया हाथ नहीं आ रहा है, इराक कुवैत के साथ पंगा लेके देखो, और कुवैत के साथ भी आगे खड़ा हो गया अमेरिका। अब दो बड़े मुस्लिम अमीर कंट्री अपने ही अरबों के खिलाफ हो गए, डिवाइड हो गए ना उसमें, यानी कुवैत और सऊदी अरेबिया इराक के भी खिलाफ है, और बाकियों से भी गुस्से में है कि भाई कमाल है, मदद करनी नहीं है हमारी। तो वो किसके चमचे बन गए? यूएस के। अब कतर, सॉरी, सऊदी अरेबिया और कुवैत दोनों जो हैं मुस्लिम कंट्री और यूएसए के दोस्त बन गए, और दोनों की चलती है ओपेक में बहुत ज्यादा। अब अमेरिका तो कितना फायदा उठा गया, अपने हथियार महंगे रेट पे बेच रहा है, उनसे ऑयल खरीद रहा है अपने रेट पे, प्लस ओपेक में भी कह रहा है कि रेट मेरे हिसाब से होंगे, और वो कर रहे हैं, करते करते रेट काफी डाउन कर लिए। ओपेक के कंट्री चिल्लाने लगे कि भाई सऊदी अरेबिया, तू तो पहले कहता था कि रेट उठाओ उठाओ, अब तू क्या रेट गिराओ गिराओ। $70 पर बैरल हुआ करता था, इनके चंगुल में आके 40-45 रुपए डॉलर हो गया, $35 हो गया पर बैरल, और रेट बढ़ने नहीं दे रहा सऊदी अरेबिया ना कुवैत। कुछ कंट्री तो कहते भाई तेरे पास तो तेल बहुत है, तू साल 2 साल सस्ता भी बेच लेगा, तेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरे पास पैसे भी बहुत है, तेरे पास वो भी बहुत है, तेल भी बहुत है। इंडोनेशिया, वेनेजुएला, दोनों बहुत परेशान थे ओपेक की मीटिंग में, हर मीटिंग में चिल्लाते थे। इंडोनेशिया ने कहा मैं तो अलग ही हो जाता हूं यार, मैंने ओपेक में रहने नहीं। साइप्रस भी, सॉरी, वेनेजुएला भी ये कह रहा है। अब इंडोनेशिया तो रिजाइन ही कर दिया ओपेक से कि मैं अलग हो रहा हूं, मगर अलग हो गए, उसको लग रहा मैं तेल महंगा बेचूंगा, पर है तो बेवकूफी, खरीदेगा कौन भाई? जब 15 कंट्री सस्ता बेच रहे हैं,
16 कंट्री महंगा बेच रहा है तो पागलपन कर रहा है। इंडोनेशिया का पता नहीं क्यों दिमाग खराब हुआ, गुस्से में था, उसने कहा सस्ता बेच रहे हो, हम तो महंगा महंगा बेचेंगे, अलग हो रहे हैं ओपेक से। कहते हो जा अलग, कुछ साल करके देख लिया तो उल्टा हो गया, सस्ता महंगा का तेल बिकने बंद हो गया भाई साहब का। खुद अपने घर में जो मर्जी करते रहो, बिके कौन? वापस फिर ओपेक में आ गया वो कुछ साल बाद, अब फिर निकल गया मैं, ठीक है। वो पंगे ऐसे ही उसके। और जो कंट्री सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था वेनेजुएला, उसका राष्ट्रपति, उसका नाम था ह्यूगो चावेज, HUGO, ह्यूगो चावेज, CHAVEZ, ह्यूगो चावेज। अमेरिका ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, उसके देश में पंगे डालने शुरू कर दिए वेनेजुएला में, ताकि उलझा रहे बंदा। और धीरे धीरे कहते हैं उसकी स्लो पॉइजनिंग करवा के मरवा दिया उसको। स्लो पॉइजनिंग मतलब उसके खाने पीने में यहाँ पे वहां पे कर करा के पहले बीमार पड़ गया, मर ही क्यों। वेनेजुएला को तबाह कर दिया उन्होंने। आज भी वेनेजुएला से पंगा जो है यही पंगा है कि वो ऐसा कंट्री है, ओपेक की मीटिंग में चिल्लाता है, बोलता है। अभी जो इसको राष्ट्रपति को अरेस्ट किया है, सब ड्रामेबाजी है, वो ड्रग्स बेचता है, ये वो सब ड्रामेबाजी है। वो असली में तो ऑयल पॉलिटिक्स है। उसकी कब्जा कर लिया ना उसके ऊपर। जिस कंट्री के ऑयल पे कब्जा करना हो या कोई कंट्री का राष्ट्रपति आवाज उठा रहा हो यूएसए के खिलाफ, बस उसके बुरे दिन आगे समझ लो, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने देश के लिए बढ़िया कर रहा हो, यूएसए वाले उसको बर्दाश्त नहीं करते। उनके लिए एक ही तरीका है, इसको बदल दो, रजीम चेंज कहते हैं उसे, वो बदल दो इसको। अब ये जो तरीका है ऑयल के लिए काम करना, पहले 2 कंट्री को साथ लगा लेना, प्लस ओपेक में रेट गिरा के रखना, और ऑयल की वजह हथियार बेचना। अब एक तो सारे काम तो कर लिए, दूसरा नुकसान ये हो गया, अब दोनों मिडिल ईस्ट में कंट्री दुश्मन बना दी दूसरे के। सऊदी अरेबिया का दुश्मन इराक हो गया, इराक का दुश्मन ईरान हो गया, और पंगे पड़े। पंगे भी ऐसे शुरू में तो पहले 2 इनके साथ ही थे, अब मुस्लिम जो है बेटे धर्म के नाम पे 2 तरह के माने जाते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। अब इसको लगा कि ये तो 2 कंट्री अलग है, बाकी अलग है, और डिवाइड कर लो। सऊदी अरेबिया को सिखाना शुरू कर दिया कि भाई तुम तो सुन्नी हो, तुम असली मुसलमान हो, तो सुन्नियों को अलग ग्रुप बना लो, तो शिया अलग हो जाओ, उनमें और दरारें पैदा कर दी। अब शिया कंट्री 3-4 अलग दिखाई देते हैं, सुन्नी अलग दिखाई देते हैं, अरब और टर्क्स अलग दिखाई देते हैं। इतने उन पे पंगे डाल दिए कि लोग अब करते रहो, लड़ते रहो। हथियार नहीं, हम हथियार देते हैं। 2 भाई लड़ रहे हैं, दोनों हाथ तलवार पकड़ा दो, लड़ो परा, कोई गला कट रहा है दूसरे का, अपने मजे, ठीक है ना। तो मिडिल ईस्ट में हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था, उसको दे के भागो बांट दिया। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सऊदी अरेबिया को अगर सपोर्ट कर रहा है कौन? यूएसए। सऊदी अरेबिया सुन्नी है, तो शिया के पास तो हथियार जाएंगे नहीं, तो रशिया आ जाएगा फटाफट। रशिया ने कहा भाई तू पीछे क्यों हट रहा है, मैं तेरे को हथियार देता हूं, ठीक है। और ईरान को, और बाकी 3-4 और हैं, सीरिया हो गया, इसराइल कंट्री हैं 1-2 और, यमन हो गया, जो शिया कहते हैं अपने आप को, उनको रशिया ने शुरू कर दी थे। दोनों की बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। वो उससे ऑयल ले रहा है, उससे ऑयल ले रहा है, तो दोनों के मां काम चल रहा है बड़ा बढ़िया, अमेरिका का भी और रशिया का भी। हथियार बेचो, लड़ा दो लोगों को। पर ये कमाल की बात तो ये है कि इतना कुछ होते हुए जब हम समझ रहे हैं, क्लास में तुम्हें समझा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, कौन कर रहा है। पर आदमी जब लड़ रहा होता है ना, उसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं, फिर वो समझता नहीं। वो इंडिया चाइना लड़ रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात पे, अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं
सारी दुनिया एक तरफ, ये दोनों इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, दोनों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी मैन पावर है, पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन लिए बैठे हैं दोनों। अमेरिका क्या कर लेगा सामान बना के, सारा कस्टमर तो यहाँ बैठा है, किससे लड़ लेगा वो, किसके टैरिफ बढ़ा लेगा? नहीं ना। जब तक हम लड़ रहे हैं आपस में, उसको खुश है। हम कुछ कहेंगे तो चाइना के पास चले जाओ, चाइना कुछ कहेगा इंडिया के पास चले जाओ, इंडिया को हथियार पकड़ा दो, उसको दे दो, उसको दे दो। तो ये बातें समझ तो आती हैं पॉलिटिक्स में, जो दूर से देख रहे हैं, पर अंदर वाले जो हैं उनको समझ नहीं आती। समझ भी आती होंगी तो कभी कभी इंसान ना पागलों की तरह बिहेव करता है जब पावर उसके पास होती है। गांव में देखा होगा, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है जमीन के लिए, किसी और बात पे लड़ाई झगड़ी हो जाती है, वो कहता मैं जो मर्जी हो जाए, शरीक है मेरे, इसको मार दूंगा, मतलब जेल हो जाएगी, कहना कोई गल नहीं, उसको पता जेल हो जाएगी। होता है कि नहीं? बहुत सारे लोग गोली मार के बाद जेल चले जाते हैं। ऐसे ऐसे केस बैठे हैं। एक डीएसपी जेल में बैठा है, अभी 18 साल हो गए। डीएसपी को तो पता ही है गोली मारने का, उन्हें गोली भी मारी अपने रिश्तेदारों को, और जाके थाने सेंटर भी कर दिया, जेल बैठा हो। अब आप सोचो, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार नहीं था? जब ऐसे ऐसे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो देश तो गलतियां करेंगे बेटे। तो पॉलिटिक्स इसलिए चलती है देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सारी जो खराबी की, ज़्यादातर खराबी की यूएसए ने शुरुआत, उसका कुछ फायदा रशिया ने भी उठाया, दोनों चलते रहे। एक तो ये ऑयल पॉलिटिक्स जो अभी भी चल रही है, उस ऑयल पॉलिटिक्स का एक और तरीका भी इन्होंने शुरू कर दिया। वो पॉलिटिक्स क्या है, अब मैं फिर दोबारा उस पर लौट के आता हूं, इजराइल के ऊपर समझाने के लिए। इजराइल को अगर आप ध्यान से देखो बेटे, ऊपर उसके लेबनान है, याद है नक्शा उसका, एक साइड में सीरिया, फिर जॉर्डन है ना, और साइड में इजिप्ट है उसके, ये कंट्री है ना। इजिप्ट से कौन कौन सा एरिया उसने लिया था? गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला, वो वापस हो गया। और सीरिया से क्या लिया था? गोलन हाइट्स। और जॉर्डन से वेस्ट बैंक, जो अभी भी इनके पास है, इजराइल के पास है ना। अब ऊपर लेबनान है। जब 1948 में फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुई थी, तो जो मुस्लिम थे, जिसे कहते हैं पैलेस्टीनियन, याद है ना, ज्यूज वर्सेस मुस्लिम हुई थी लड़ाई। तो अब उनको तो सारे कंट्री सपोर्ट करे, साथ वाले ज्यूज अकेले थे। अब जो बाकी सबको सपोर्ट कर रहे हैं, अब उनमें से बहुत सारे लोग जो मुस्लिम थे, उनको लगा यहां मार पड़ रही है, वो भाग के लेबनान चले गए, लेबनान में से हमला करेंगे हम लोग। और उम्मीद यही थी कि एक कुछ भी करें, रेशो कितनी 1:25 की रेशो थी कि जीतेंगे तो हम ही, जीत के आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है कि लेबनान में जॉर्डन क्या आइएगा, सब लोग हथियार दे रहे हैं उनको, पड़ोसी देश में हथियार आएंगे ना सारे। उल्टा हो गया, जीत गए, इजराइल जीत गया, जूस जीत गए। अब जब जीत गए वो, तो अब लड़ाई खत्म हो गई। अब कुछ पैलेस्टीनी वहां चले गए थे, अब उन्होंने कहा भाई लड़ाई खत्म हो गई, हम अपने कंट्री वापस आ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, लड़ाई खत्म, संधि कर लो आपस में, समझौता कर लो, लिख लो। पर इजराइल तो उल्टा उल्टा खोपड़ी है ना, अब नहीं वापस लेता मैं। वो थोड़े बहुत नहीं थे, वो 10, 15, 20 हजार लोग थे वो। अब वो लेबनान, अगर इस तरह लेबनान है, ऐसे ही ऐसे है ना, इजराइल टेढ़ा मेढ़ा था, ऐसे है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, यहाँ पे लेबनान है, ये लेबनान है ना। तो यहाँ पे आके ये वाला पार्ट जो यहाँ वाला, यहीं बैठे बेचारे, उनको उम्मीद है कि यूएनओ को कह रहे हैं भाई लड़ाई में तो आगे पीछे हो ही जाता है, हमारा कंट्री, हमारा घर वहाँ, परिवार वहाँ है, हम वापस भेजो हमें। यूएनओ बात कर रहा है तो ना, सुन नहीं रहो, होते रहो। अब बेचारे यहाँ फंस गए। अब लेबनान जो बाकी कंट्री है वो तो अलग है, वो तो लेबनान वाले ही हैं। अब ये जो लोग हैं, अब यहाँ भूखे मर रहे हैं,
लड़ाई खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, काम धाम कोई है नहीं, पीछे से सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, तो ये तो फंस गए ना। तो इन्होंने बाकी अरब लीग को कहा कि हम तो भाई आपके साथ आए थे, हम तो मारेंगे, हमारा कुछ करो। लेबनान को कहा, तो लेबनान ने कहा भी मैं इनका कुछ नहीं करने वाला, जहां पे बैठे उस जगह पे इनको ठहरा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंट्री में नहीं आएंगे, इनको वहां पे कैंप लगा दो, वहीं इनको खाना पीना रहना देते रहेंगे जब तक वापस नहीं जाते। तो वहां उनके कैंप लगा दिए, कहां पे, साउथ लेबनान में। बॉर्डर किससे टच हो रहा है वो, इसराइल के साथ। अब जो आदमी खाना पीना दे रहा है वो कौन है, अरब कंट्री है। तो उन्होंने कहा भाई कब तक देते रहे खाना पीना, तुम थोड़ा कुछ करो, कुछ हमले करो उस पर, इसराइल पे। हमारा पर्पस है इसराइल खत्म करना सबने, तुम यहाँ बॉर्डर पे बैठे हो, कोई थोड़े तुम्हें बम देते, बम फेंको वहां पे, और कुछ नहीं, कुछ बंदे मार के आओ, कुछ तो करो। अब बेचारे भूखे मर रहे हैं, क्या करें। तो धीरे धीरे उन्होंने हथियार देने शुरू कर दिया। और सारे के सारे वो जो लोग थे वो तरह टेररिस्ट बन गए, कई ग्रुप बन गए टेररिस्ट के। एक का नाम ब्लैक सितंबर हो गया, एक का नाम हो गया अल फतह हो, पता नहीं कई ग्रुप बन गए। अब वो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। इसराइल को बड़ा गर्मी इस बात की, ये हो क्या रहा है भाई। इसराइल ने एक दो बार उस पर हमला करके तबाह भी कर दिए, कुछ बंदे मार भी दिए। कौन मारे, जो पहले इजरायली थे या पैलेस्टीनियन थे वो उधर रह रहे हैं, वो शरारतें कर रहे हैं। अब वो बेचारे और फंस गए यार। अब ना करें तब वो पीछे से सपोर्ट नहीं कर रहे, करें तो इधर से ठोक रहे हैं इजराइल वाले। बात समझ आ रही है यहाँ तक, ये समझने वाली बात है, क्योंकि आज पॉलिटिक्स समझ नहीं समझोगे। तो धीरे धीरे ये जो लोग थे जब भूखे मरने लगे तो ईरान ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ईरान ने कहा भाई छोटे मोटे काम क्यों करते हो, बड़े हथियार लो, बड़ा काम करो, पैसे मैं देता हूं। उसमें कुछ शिया थे, कुछ शिया बना दिए, इसका नाम रख दिया हिजबुल्लाह, इस ग्रुप का नाम हिजबुल्लाह। अब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो गया है मुस्लिम का, टेररिस्ट ग्रुप। टेररिस्ट का मतलब कहीं किसी को मार दो, उठा के ले जाओ, ये कर दो, वो कर दो। अब ईरान जो है हिजबुल्लाह को पैसे दे रहा है, किस लिए दे रहा है, इसलिए नहीं इसराइल पे हमला करना है, इसराइल पे तो तुम करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। वो तुम्हें ये दे रहा है कि दुनिया में कहीं भी सुन्नी हमें तंग करेंगे तो शिया लोगों का ग्रुप बना दो, ये टेररिस्टों का। अपने कंट्री में ना बनाओ, अपने कंट्री बनाएंगे तो अपने कंट्री को कहीं ना मार दे वो, समझे ना। अब देखा ना पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप कहां बनाता है, लाहौर में थोड़ी बनाता है, पीओके में बनाता है, समझे ना। अगर आपने टेररिस्ट पालने ही है, ट्रेन करने हैं, अपने घर में कौन करता है, 7 जगह खाली जगह पड़ी उसमें कर दो। तो हिजबुल्लाह को स्ट्रॉन्ग कर दिया ईरान ने, पैसे हथियार लेता रहे भाई, तू एन ताकतवर बंदे तैयार कर, तेरे को कहीं भेजेंगे, बंदे चाहिए हमें, सऊदी अरेबिया भेजना है, जहां भेजना है वहां भेजना है, जहां किसी शिया को तंग करेंगे कोई, तुम्हें ध्यान देना अपना। हिजबुल्लाह दुनिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेररिस्ट ग्रुप बन गया कुछ ही साल में। इतना खतरनाक, किसी भी को कहीं भी मरवा सकते हैं, कहीं को मरवाए भी नहीं। और जहां जहां शिया कम गिनती में थे उनके लोगों को लाके यहीं ट्रेन कर रहे थे, यहां पे लाके। कहा जैसे यमन में बहुत थे शिया, उनको ट्रेन किया यहां लाके। अब हिजबुल्लाह इतना ताकतवर हो गया सब कुछ। अब लेबनान वाले बड़े परेशान, वो कहे यार कमाल है यार, 10 दिन के लिए आए थे तो 10-20 साल हो गए बैठे हैं, तो ठीक है ना, पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना कुछ करते हैं, तो आतंकवादी बन गए सारे। तो लेबनान वालों ने कहा भी आपने इधर नहीं आना, उधर ही रहो आप, वहीं ठीक हो आप। तो लेबनान में होते हुए भी लेबनान की सरकार इनको पसंद नहीं करती, आज भी ऐसे ही है। पर मजबूरी ये है कि उनको निकाल भी नहीं सकते, निकालने का, अब तो इतने खतरनाक आतंकवादी हो गए। अब जिस एरिया में रहते हैं वो साउथ में, वहां और लोग भी तो रहते थे, वहां पे इलेक्शन भी तो होते हैं वहां पे। अब हिजबुल्लाह को जब लगा कि हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं लेबनान वाले, उसे उस एरिया का जो इलाका, वो पूरा इलाका जो था, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया कि वोट डालनी है तो हम बताएं कहां डालनी है। बाद में कहा कि हमारा बंदा खड़ा होगा उस वोट डालनी है,
हिजबुल्लाह के लोग वहां से गन पॉइंट पे जीतने लगे और लेबनान की पार्लियामेंट में आ गए। और कभी कभी तो वो इतनी ज्यादा गिनती में चुने गए, उनके लोग, उसके वजह से सरकार नहीं बन पा रही। कोलिशन समझते हैं ना, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक पार्टी की सरकार ना बने, वो भी उन्होंने बनाई। और हिजबुल्लाह के लोग मंत्री भी बने। और सुनो, अब लेबनान फंसा हुआ बेचारा, सरकार में 2 मंत्री हिजबुल्लाह के दिख रहे हैं, जिनको वो चाहते नहीं थे। वो लोग अभी भी नहीं चाहते उनको। पर हिजबुल्लाह इतना बड़ा ग्रुप है, उनका अपना एक टीवी स्टेशन है, उनका सैटेलाइट है उनके पास, अपना सैटेलाइट अपना है उनके पास। जब चाहे चैनल चला लें, अपना चलाते हैं अभी वो। छोटे मोटे हथियार, जहाज तो एम ही है, एरोप्लेन भी अपने अपने पास। इतना खतरनाक लोग हैं वो। तो इस तरह जो हिजबुल्लाह वाला पार्ट है बेटे, वो करते करते स्ट्रांग हो गया। अब शिया सुन्नी लड़ने में तेज हो गए। अब जगह जगह वो सुन्नियों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। कहानी ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हुई? अभी तो बहुत एंगल निकलेंगे। समझ आ रही है तो सारे एंगल, कौन किससे जुड़ा हुआ है? इसको नहीं समझ आ रही। मानसी, मानसी ऑटो करो 15 सेक्टर का, इसको भेजो। इसको ऑटो पे ही कि स्कूटर पे ही, कैसे आती है? चली जा, कोई बात नहीं, जाना घर जा। वैसे भी वो आई नहीं, रिक्शा ली, एक बीमार है। हाँ जी, कहाँ बात हो रही थी? ठीक है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो बड़ा परेशान है इस बात से कि यार ये तो इन्होंने इतना तगड़ा ग्रुप बना लिया, तो हमारे बंदों को मारे जा रहे हैं, अब क्या करें? उसने कहा कि तुमने तो हमें कहा था कि हथियार खरीद लो, ये कर लो, एरोप्लेन ले लो, पर वो तो और बात थी। ये तो आतंकवादी के लोग हैं, किसी को मिनिस्टर को उठा के ले जाते हैं, कभी किसी घर में बम फेंक देते हैं। आतंकवादी को ये थोड़ी फौज से हमला करते हैं। वो तो एक बंदा आया बंदूक लेकर 15 बंदूक मार के चला गया, खुद मर जाए। आतंकवादी ऐसे ही करते हैं। आतंकवादी तो बाजार में खड़े गोलियां चला दी। तो अमेरिका वाले क्या कहते हैं उसको? कहते तुम भी आतंकवादी ग्रुप बना लो एक। वो कहते यार ये क्या मतलब? वो कहता हाँ, हथियार कहां से आएंगे? उनके पास बड़े खतरा हथियार है। हथियार उनको कौन दे रहा है? हिजबुल्लाह को। ईरान को कौन दे रहा है? सारे रशियन हथियार उनके पास है, हिजबुल्लाह के पास। कहते फिक्र करते हम तुम्हें देंगे, तुम अपना ग्रुप बना लो। सऊदी अरेबिया को। जब आदमी पागल होता है और कितना पागल हो सकता है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है? उसको सलाह दी जा रही है कि सुन्नी भी अपना ग्रुप बना लो, कल को वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें ये मार मुर दे, शिया वाले तो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया, उसका नाम था ISIS। IS कहते हैं उसको। क्या है? ISI अलग होती है। ISI तो वो जो हमारा इंडिया की रॉ है ना, उनकी पाकिस्तान की ISI है। वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, नहीं वो नहीं। क्या कह रही है? जितना आराम से और कंफ्यूज हो जाओगे। एक ग्रुप बना दिया कि सुन्नी ग्रुप है भाई। अब इस सारा जहां जहां सुन्नी ज्यादा, इराक हो गया और अपना सऊदी अरेबिया हो गया, इन सबकी तुम रखवाली करो। रखवाली मतलब तुम भी आतंकवादी ग्रुप बताओ, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कौन सपोर्ट कर रहा है? तुम्हें लगता नहीं कितना क्या दुनिया में देखने को मिल रहा है? अमेरिका रोज कहता है आतंकवाद बुरी चीज है, आतंकवाद को दुनिया से हटाना है, ठीक है? ये वो लोग हैं भाषण देते हैं आतंकवाद पे। अब आप सोचो बच्चों, आतंकवादी जो होता है वो कोई नौकरी कर रहा है कि शाम को उसके बाद बंदूकें आ जाएंगी? एक एक बंदूक 10 लाख रुपए की बंदूक है, उसकी एक जो गोली 2-2 हजार रुपए की है, वो ऐसे हवा उड़ाते फिरते हैं, खर्चा उनका इतना है। एक एक आतंकवादी रोज
अगर महीने की बात करें 20-25 लाख में पड़ता है, तो कहां से पैसे आ रहे हैं? करोड़ों रुपए कहां से आ रहा है? ये वो लोग दे रहे हैं जो रोज मंच पे खड़े होकर कहते हैं आतंकवाद बुरी चीज है। भाई आतंकवादियों को तो हटाना चाहिए, ठीक है ना? मतलब आतंकवादी कौन सा चाहिए? दूसरे के, अपने खुद पाल लो। पर कोई मानता थोड़ी इस बात को। ये तो कहानी सबको पता है, पर ऑफिशियली थोड़ी को मानता कि हमारे यहाँ ये सऊदी अरेबिया वाले सबको समझ आता था कि उनके पास जितने भी आतंकवादी पकड़े गए या मारे गए, वो ISI के, सबके पास अमेरिकन हथियार थे, अमेरिका के बंदूकें थी। और वो कौन सी बंदूकें थी? जो सऊदी अरेबिया को दी गई थी। सऊदी अरेबिया किसे दी गई थी? फौज बनाने के लिए। फौज उनके पास है 20,000 की और बंदूकें हैं 2 लाख। क्यों खरीद रहे हो भाई? कहाँ जा रही हैं वो? देखा जाए तो यहीं जा रही हैं, और क्या जाएंगी? और सऊदी अरेबिया पागलों की तरह अपने पैसे लुटाए जा रहे हैं, अपना तेल लुटाए जा रहे हैं। जब किसी के दोस्तों के चक्कर में आ जाए तो फिर ऐसे ही घर बिकवा के खड़ते हैं फिर वो आपका। तो धीरे धीरे इनके आपस में खुन्नसबाजी शुरू हो गई, इनकी आपस में बहुत ज्यादा। अब ये एंगल चल ही रहा है। इतनी, और ISI के पास इतना पैसा हो गया, इतना हथियार हो गए, उन्हें और बंदे रखने शुरू कर लिए। एक टाइम पे आके उनको इतने ज्यादा हथियार हो गए थे, इतने ताकतवर हो गए थे, वो किसी को भी बनवा सकते हैं। बनाया किसी सऊदी अरेबिया ने, और वो कहां कहां ऑपरेट कर रहे हैं? इराक में, सऊदी अरेबिया में, सब जगह कर रहे हैं, ठीक है ना? और वो कहने लग गए कि ये इलाका हमारा है, ये इलाका हमारा है, हम तो दोबारा खलीफा लेके आएंगे। खलीफा याद है होता था? उन्होंने नक्शा बना लिया ऐसे ही नहीं, हम अपना नया कंट्री बना रहे हैं, उसमें कुछ इराक के पोर्शन और कुछ ईरान के, कुछ सऊदी अरेबिया, कुछ हम, यहाँ तक कि इंडिया तक भी मैप बना लिया उन्होंने। भाई तुम्हारा पेन, तुम्हारा कागज, जो मर्जी बनाते नक्शा, पर एक बार तो दुनिया में काम बच गया। ये ऐसे ही अब अपना कंट्री बनाने, जैसे इंडिया भी थोड़ा पार्ट है, नॉर्थ वाला, कश्मीर वाला पार्ट वो ले बैठे हैं। अब इनको कौन कंट्रोल करे? और कमाल की बात, उसके जो हेड था उसका नाम था अबू बकर, वो पहला खलीफा था, उसके नाम पे अबू बकर। उसने तूफान मचा दिया। अमेरिका ने कहा भी कि यार इराक में तो हमारे बंदे ही हैं, जानकार है, तुम्हारे ऐसे वाले उसी को लपेटे जा रहे हैं। तो कहता भाजी मेरे तो काबू नहीं आता वो। अब बस हमने इतने हथियार दे दिए उसको, अब हमारी नहीं सुनता वो। 10 बात करे, दो तो सुनता है हमारी, 2-4 बाद में सुनता हो तो हमें धमकाता है वो, तो हमें मरवाने की बात करता है, ऐसे वाला अबू बकर। अब सोचो, जो आतंकवादी इतना, हमारे देश में क्या होता है, लोग कहते हैं ना ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए अगर भिंडरा वाला जिम्मेदार था, तो भिंडरा वाला के लिए कौन जिम्मेदार था? पॉलिटिशियंस। किसी आदमी को बहुत ताकत दे दोगे अगर आप, ऐसे ही होता है कभी कभी। ऐसे ही श्रीलंका में प्रभाकरन जो आया था, प्रभाकर को ट्रेन किसने किया? पॉलिटिशियंस ने। पहले एक बंदा पैदा कर देता है, फिर बाद में इतना बड़ा हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं, काबू नहीं आता बंदा को। जब इतना बुरा हाल हो गया तो अमेरिका को लगा ये तो गड़बड़ हो गई भाई, अब क्या किया जाए? अमेरिका ने और खेल खेला, खेल ही खेलने, और करना क्या है? अमेरिका की एक और बड़ी समस्या है इसके साथ साथ, जो ये तो ऑयल की तो पॉलिटिक्स है ही उनकी, लड़ा के रखना, ऑयल लेना, अपने हथियार बेचना, ये तो उनका, ये मकसद है उनका। अगर आज वो ईरान पे हमला कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे वो कि उनको कोई उससे कोई फायदा होने वाला है, उसको तो अपना फायदा क्या है, तेल मिलेगा उससे, ये अपने हथियार बिकेंगे। अब हथियार को किसके बिक रहे हैं वहां पे? ईरान में, रशिया के, कल को हमारे बिकेंगे। तो कुछ अपने से मतलब और किसी मतलब नहीं होता। तो एक और कंट्री सर में, इराक, सुना ना आपने? अभी तो मैंने बताया था, थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाता हूँ, ठीक है? एक सबकी हिस्ट्री सुनाऊंगा, सीरिया की भी, जॉर्डन की भी, सब बताऊंगा आपको, लेबनान की बताऊंगा अभी आपको। हाँ, जब लगे समझ आना बंद हो गया बता देना, क्योंकि ये चीज समझने की है, ये लिखने की नहीं है। बता दो, लिखना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जहां तुम्हें समझ आना बंद हो जाए बता देना। क्योंकि बेटे अगर ये चीज ऐसी किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी अखबार में नहीं, किसी कॉपी में नहीं मिलने वाली है। बता दो कि तुम्हें कोई कहीं ऐसा पता लगे ऐसे किसने बनाया, क्यों बनाया, इतने एंगल, वो उससे जुड़ा, उससे जुड़ा हुआ है, देखा कितने ट्रायंगल बन गए हैं, और अभी और बनेंगे, ठीक है ना? इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। ए बी को मार रहा है, बी सी को मार रहा है, सी डी का दोस्त है पर डी ए का दुश्मन है।
पर ए और बी इकट्ठे हैं, ये वो वाली बात हो जाती है। पजल जो होती है वाली, वो पजल बन रही है ये। समझ आ रही है हल तक? चलते रही हल तक, ठीक है, क्योंकि ये आराम से समझने वाली चीज है। अब एक और दुनिया में पॉलिटिक्स चलती है, वो है जो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं वो ये मान के चलते हैं, वो कहते हैं यार अजीब सी बात है, हमें सबको पता है कि अमेरिका पागल बना रहा है, हमें लड़ा रहा है मुसलमानों को। तो एक ग्रुप ऐसा भी है, वो कहता है तुम इकट्ठे हो जाओ यार शिया सुन्नी, तुम पागल ना बनो। अगर मुस्लिम सारे इकट्ठे हो जाएं तो हम अमेरिका को तबाह कर देंगे। अमेरिका सबसे खतरनाक कंट्री है, हम आपस में एक दूसरे खतरा नहीं है एक दूसरे के लिए। उनमें से एक आदमी जब खड़ा हुआ, उसका नाम था उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन सुना होगा आपने? उसामा बिन लादेन वो ऐसा ही आदमी था, वो कहता था ना शिया ना सुन्नी, हमारा दुश्मन कौन है? अमेरिका। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी था उसामा बिन लादेन, सिविल इंजीनियर था और काफी पैसा उसके पास, बिजनेस था। पर वो ये समझा रहा सबको कि मुसलमानों को इकट्ठे हो जाओ, कर भी रहा था, पैसे भी दे रहा था, अपना ग्रुप बना रहा था वो। और उसी ने अपना अलग से ग्रुप बना के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। याद होगा तो, है ना? सुना नहीं तो कि नहीं सुना? अमेरिका की जगह थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसमें एरोप्लेन घुसा दिए थे लोगों ने। कभी सुना? कभी सुना 9/11 क्या चीज है? क्या है 9/11? मुंबई। 26/11 क्या था फिर? दो चीजें बड़ी मशहूर है, 9/11 और 26/11। 26/11 क्या है? मुंबई अटैक है, समझे? बताता हूँ। 26/11 मतलब 26 नवंबर 11वां महीना। 9/11 मतलब सितंबर ऑफ 2011। सितंबर 2011 में उसामा बिन लादेन के कुछ लोगों ने वहां के कुछ जहाज अगवा कर लिए अमेरिका से, और उनकी सबसे बड़ी टावर थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसमें जहाज घुसा दिए। खुद भी मर गए वो और हजारों लोग मरवा दिए उन्होंने। अमेरिका जो कहता था हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, हमसे इंटेलिजेंस से, उनको पता नहीं चला। और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी वो एक तरह की थप्पड़ था उसके लिए, तुम्हारे अंदर आके बंदे आतंकवादी हमला करके चले गए, तुम दुनिया में कह रहे हो हम बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे बड़ी बेइज्जती अमेरिका की वो हुई थी। अब उस दिन के बाद वो उसामा बिन लादेन को ढूंढने लग गए, कहाँ वो छुप गया वो। पर अमेरिका की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई दुनिया में कि लोग कहने लगे, औरों को समझाता फिरता है, अपना घर तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी? ये सबसे दिन दहाड़े, ये भी नहीं अचानक कर गए हमला, वो तुम्हारा ही प्लेन, एक नहीं दो प्लेन उठा के मार के इतने बंदे मार गए, वहां पे सब कुछ हो गया, मलबा मलबा हो गया था इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में। और तो उनके पास पेंटागन नाम की बिल्डिंग, उनकी जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, उस पर हमला कर दिया उन्होंने। तो उस दिन के बाद से वो खुद तो मर गए सारे, मरना ही था वो तो। पता लग गया कि उसामा बिन लादेन नाम का आदमी है जो अमेरिका को तबाह करने में लगा हुआ है। उसने कहा, अब अमेरिका को लगा अरे ये आदमी इतना पॉपुलर हो गया, और उसके बाद उसके चेले और बन गए कि उसामा बिन लादेन छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, कितने पैसे खर्च किए होंगे लोगों को ट्रेन करना, ये करना वो करना, अमेरिका के साथ पंगा लेना एक सिंगल बंदे ने। तो ग्रुप बहुत बड़ा हो गया उसका, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया से मुसलमान उसके पास जाने लगे। आने वाले टाइम को कह रहा था फिक्र ना करो, सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे और मैं अमेरिका को साइड कर दूंगा। अमेरिका को लगा बाकी काम छोड़ो, पहले इसको ढूंढो। अमेरिका ने एक ही मकसद बना लिया कि उसामा बिन लादेन को हमने खत्म करना है, और इसीलिए उसको 10-11 साल ढूंढते रहे बच्चों, कभी यहां कभी वहां, कभी मिला नहीं वो। आखिरकार वो पाकिस्तान में छुपा हुआ मिला, और रातों रात पढ़ा होगा आपने, रातों रात उसको मरवा दिया, मरवा के उसको उसकी बॉडी भी दफनाई नहीं, समुद्र में फेंक दी, ताकि दोबारा कोई ये ना उसकी बॉडी दफनाए, वहां लोग आके पूजा करने लगे उसकी कब्र पे आके। ये भी नहीं। अमेरिका को समझ आ गया कि अब ये जो है दुनिया में अगर कोई बंदा सारे मुस्लिमों को इकट्ठा कर रहा है और सबको समझ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जो ऐसा करे
पहले उसको साफ करो। अब उसी लाइन में एक दिखाई देता इनको बंदा है, उसका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन भी बहुत ताकतवर हो रहा था। धीरे धीरे मुसलमानों को लग रहा था कि कोई ताकतवर बंदा हमारा लीडर बन सकता है, तो सद्दाम हुसैन के पीछे लग गए। अब सद्दाम हुसैन को क्या कहें, आतंकवादी थोड़ी है बंदा, वो तो किस देश का राष्ट्रपति है। एक वैसी प्रोपेगेंडा फैला दिया अमेरिका ने कि जी वो तो हथियार बना रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स बना रहा है। केमिकल वेपन्स पता क्या होता है? वो गैस कहीं छोड़ दी बंदों फौजियों मारने के लिए, बायोलॉजिकल जर्म छोड़ दिए कि वो बड़ा खतरनाक आदमी है, ऐसे वेपन्स बना रहा है, अगर वो जिंदा रह गया पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब सबको डरा रहा है अमेरिका। अब इतना प्रचार कर दिया 2-4 साल में कि लोगों को भरोसा हो गया कि वाकई ऐसा आदमी है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए। और अचानक एक दिन हमला कर दिया इराक के ऊपर, जैसे आज ईरान के ऊपर किया ना, अमेरिका ने हमला कर दिया। और कमाल की बात तो है, इराक में लोग उसे भक्त थे, किसके? सद्दाम हुसैन के। सद्दाम हुसैन के इराक में अंदर फौजें लेके जाना बड़ा आसान काम नहीं था। फौज लेके जाएंगे, फौज मर जाएगी। जैसे आज ईरान में फौज ले जाना आसान काम नहीं है, मिसाइल चाहे मार दो। और तुम सोचते हो अमेरिका की फौज घुस सकती है ईरान में भी? नहीं ना, 10-20 हजार बंदे मार देंगे उनको। फौज भेजनी बड़ी मुश्किल होती है। पर उसको लग रहा था कि फौज भेजने के लिए क्या किया जाए, सद्दाम हुसैन को उठवाना है, मरवाना है। वो दिखता ही नहीं हो। तो एक, अगर इराक में कहूं ना, से मान ले इराक ये है, इराक का नक्शा देखना बेटा, जरा दिखाई देता हूं पहले मैं। कितने गया है? अच्छा, अपना कितने है? ये देख रहे हो बेटे, ये है इराक, दिख रहा है ये वाला? इराक के ऊपर कौन सा कंट्री है? टर्की। अब ये जो नॉर्दर्न इराक है ये वाला, और उसका ऊपर वाला, ये 2 इलाके ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया ना, पैलेस्टीन था, सबको वादा किया गया था कि भाई आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे। तो एक ट्राइब है, कुछ लोग हैं जो अलग ही भाषा बोलते हैं, अलग तरह के लोग हैं। वो कुछ तो रहते हैं इराक के नॉर्थ में, यहाँ पे ये वाले बॉर्डर पे, और कुछ टर्की में रहते हैं, टर्की के साउथ बॉर्डर पे। यानी बॉर्डर के इधर भी वो रहते हैं, उधर भी रहते हैं। उन्हें बोलते हैं कुर्द, KURD, कुर्द कहते हैं उनको, है KURD, कुर्द। एक कुर्द एक ट्राइब है, ये नॉर्थ ऑफ इराक और साउथ ऑफ टर्की में रहते हैं, बॉर्डर के आसपास। अब इनकी पता नहीं, जब किसी लाइन लगाई होगी, ये टर्की बनाया, इराक बनाया होगा, तो इस तरह की लाइन लगाई, आधे उधर रह गए, आधे उधर रह गए बेचारे। ये तब से लगे हुए हैं कि हम एक कंट्री में कर दो यार। जब वो इराक में कहते हैं हमें अलग कर दो, इराक वाला पीटता उनको। वो तो कहेगा, कोई भी कंट्री में कोई भी बंदा बोलेगा मुझे अपने अलग कंट्री बनाना है, कंट्री पीटेगा कि नहीं पीटेगा उसको जेल में मारेगा, गोलियां मारेगा उसके। ऐसे ही जो टर्की वाले बोलते हैं उनको टर्की वाले पीटते हैं। पर कुर्द कहते हैं हम तो आज नहीं कल देश बना के रहेंगे अपना, जो मर्जी कर लो। तो जब इराक में हमला करने का टाइम आया तो अमेरिका ने कुर्दों को पकड़ा, उनको कहा भी एक बार हमारी मदद कर दो, हम उधर से फौज एंट्री करेंगे नॉर्थ से, तुम हमारी फौज के रहने खाने पीने का इंतजाम तुम करोगे, उनको रास्ता तुम दिखाओगे। और सद्दाम हुसैन को एक बार हमने पकड़ लिया
फिर जो तुम्हें इतने साल 1000 साल से कुर्दिस्तान नहीं मिला, हम तुम्हें एक नया कंट्री बना देंगे कुर्दिस्तान। पूरा पूरा इलाका, टर्की तो हमारे साथ ही है, नाटो का मेंबर है, और इराक हमारे कब्जे में आ जाएगा, तुम्हारी बल्ले बल्ले कर देंगे, तुम्हें अलग कंट्री बना देंगे कुर्दिस्तान। कुर्द भोले होते हैं बेचारे, मान गए। और कुर्दों ने जी जान से मदद की अमेरिका की। इराक में फौजें उतरी तो वहां से उतरी, उनको साथ लेके घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों? कुर्दों को बड़ी गर्मी थी इराक की सरकार सद्दाम हुसैन के साथ, तो सद्दाम हुसैन उनको मारता पीटता था, और उनकी मदद से इन्होंने इराक पे कब्जा कर लिया। और जिसको कह रहे थे बड़ा खतरनाक आदमी है सद्दाम हुसैन, वो गटर में छुपा हुआ मिला। कोई केमिकल वेपन नहीं मिला, कोई बायोलॉजिकल वेपन, कुछ नहीं मिला बेचारे के पास। अब इन्होंने अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया, उसको मरवा देंगे, मरवा दिया। नया अपने पसंद का नया राष्ट्रपति लगा दिया वहां पे, और ये कह दिया कि हमारा यहाँ बहुत खर्चा हुआ है, तो जितना ऑयल है हम उससे लेंगे। इराक का तेल बचो 10 साल में खत्म करके रख दिया उन्होंने। इराक इतना अमीर कंट्री होता था, अमेरिका ने बेवकूफ बना के एक तीर से कई निशाने चल गए इनके। पहली बात तो मुसलमानों का लीडर बन रहा था, वो सबक मिल गया सबको, वो नहीं बन सकेगा। इन्होंने 2 लीडर खत्म किए, उसामा बिन लादेन भी खत्म किया, और सद्दाम हुसैन ने पहले खत्म किया था, बाद में उसामा खत्म किया था। ऑर्डर मैंने उल्टा बता दिया आपको, पर पहले वो खत्म किया था। और उसका डर फैल गया मुस्लिम वर्ल्ड में। इराक कुछ भी नहीं है, बकवास कंट्री हो गया, तबाह हो गया कंट्री। अभी भी जो उनका कोई भी राष्ट्रपति आता है अमेरिका के हिसाब से आता है। अमेरिका जिस चाहे माइंस पे कब्जा कर ले, जहां जो मर्जी कर ले, उनके हिसाब से चलते रहोगे, ठीक है, नहीं चलोगे उसे हटा देंगे, मरवा देंगे। इराक तबाह हो गया। अब जब इराक खत्म हुआ, लादेन भी खत्म हो गया, ये भी हो गया, तो एक और कंट्री उभर के आया, उसका नाम था लीबिया। लीबिया के जो हेड था उसका नाम था कर्नल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी उसका हेड था लीबिया का। अब वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद कि सारे मुस्लिम इकट्ठा कर रहे हैं, देखो भाई वहां सा बुरा हो रहा है, तुम समझो इस बात को। और गद्दाफी जो था बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर था लीबिया का, वैसे बड़ा खतरनाक आदमी था वो। इलेक्शन कुछ नहीं करवाता था वो, 20-25 साल से बैठा था वो, पर लोग इतने खुश थे उससे, कुछ मत पूछो। अगर दुनिया में 40 बैरल लीटर है तेल, तो अपने बंदों को $2 पर बैरल, ठीक है। यानी इंडिया में अगर मान लो 50 रुपये लीटर था, वहां ₹1 लीटर तेल था। अपने कंट्री वाले बड़े खुश थे उससे। कोई बंदे की किसी की भी शादी होती कहीं भी, तो शादी से पहले 3 लाख रुपए दिए जाते थे फ्री में, कि शादी के बाद तुम्हें सेटल होना है, ये पकड़ो भाई। हर बंदे को, कोई भी शादी करे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बस सिर्फ चिट्ठी लिखनी है, ये बताना डिपार्टमेंट को कि मैं दिक्कत है, तो उसको सेटल हो जाएगा, मकान चाहिए मकान। पॉपुलर हो गया था बड़ा, पर वैसे बड़ा खतरनाक आदमी था। अब उस कंट्री के अंदर से कोई नहीं हिला सकता उसको, चाहे इलेक्शन कराए ना करे। लोग कहें हमें क्या मतलब है, हमारे लोग ऐसे नहीं करते क्या? लोग कहते बस फ्री यात्रा हो रही है, फ्री बिजली मिल रही है, पंजाब डूब जाएगा, डूब जाए, साडा बिल तो माफ आ रहे हैं ना, ठीक है ना, देखी जाएगी डूबना है। तो वही वाली बात हो रही है, जब कोई भी कंट्री का जो हेड होता है अगर लोगों का फायदा कर रहा है तो लोगों में पॉपुलर हो जाता है वो। गद्दाफी अपने कंट्री पॉपुलर था और धीरे धीरे और ताकतवर था। लीबिया के पास तेल बड़ा, वैसे बड़ा पैसे वाला कंट्री था लीबिया। अमेरिका को लगा अब ये हमारा दुश्मन हो गया। अब उसका कानून भी बड़ा अजीब ही था। उस बंदे का कानून भी खुद ही बनाता है कर्नल गद्दाफी। कोई चोरी कर रहा है, इसके हाथ कटवा दो, कोई रेप कर रहा है, गला कटवा दो, मरवा दो इसको बंदे को। छोटी सी बात पे हाथ काटना, गला काटना, मौत के घाट उतारना, फांसी देना, कोई इसके लिए आम बात थी। मूडी आदमी है, और कई लोग उसके खिलाफ भी थे, उसके अंदर वाले, इसीलिए कई लोग ऐसे बंदे मरवाए होंगे। कुछ फौज में भी ऐसे बंदे थे। अमेरिका ने बंदे ढूंढने शुरू किए। वो अमेरिका की का नाम है CIA, पता ना आपको, जो अंदर गुप्त काम करती है, खुफिया काम करती है। उन्हें CIA के थ्रू कई बंदों को, उनके फौज के बंदों को पैसे दिए, सब खड़े कर लिए बंदे।
और कुछ हथियार भेजने शुरू किए। और वहां पे वो आदमी दुनिया का वन ऑफ ताकतवर आदमी था और सारे लोग उसे थर थर कांपते थे, और वहां से फौज से विद्रोह करवा दिया। विद्रोह भी ऐसा कि पूछो मत, वहां पे कैमरा लगवा दिए, सब कुछ कर देगा दुनिया को दिखाने के लिए। हमने अपनी आंखों से देखा बच्चे, उन दिनों टीवी आ गया था। एक दिन ऐसा आया कि फौज ने विद्रोह कर दिया, लोग इकट्ठे हो गए उसके महल के आसपास और कर्नल गद्दाफी को निकाल के मार रहे हैं। वो आदमी देश का राष्ट्रपति 25 साल से, वो आगे आगे भाग रहा है, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो जान बचाने के लिए भाग रहा है। वो दिखाया टीवी पे उन्होंने जानबूझ के, और एक जगह जाके उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको काट दिया और उसकी लाश को मीट की दुकान पे रखवा दिया बर्फ पे, और उसकी फोटो कई दिन अखबारों में आती रही। ये भी जानबूझ के प्रोपेगेंडा हो रहा था, अब करो पंगा लो अमेरिका से, अब बनने की कोशिश करो। तो लीबिया खत्म कर दिया, कर्नल गद्दाफी खत्म कर दिया, वहां भी अपनी पसंद का बंदा रख लिया। ये कह रही कहती है मूवी चल रही है, मूवी ही चल रही है। और अभी भी कल परसों देखे तो 28 फरवरी से वो मूवी का पार्ट है। और क्या हो रहा है देखा जाए तो, अब उन्होंने एक एक करके जहां कोई बंदा लीडर बनने की कोशिश करे। उसके बाद एक और इजिप्ट का बंदा था हुस्नी मुबारक, उसने सिर उठाया 5-7 महीने बाद, वो कह रहा मैं मुसलमानों का लीडर हूं, उसको उठा के उसके इंजेक्शन लगवा दिए और वो पागल सा हो गया, सत्ता से हटा दिया उसको, इजिप्ट भी अपने काबू में आ गया। मतलब आप बात तो करो, उठ के तो देखो। आप उधर ह्यूगो चावेज को मरवा दिया कि भाई तू ओपेक में बात नहीं करने था, किसी को करने था। तो इन्होंने कोई कंट्री छोड़ा जहां पे एक भी मुस्लिम लीडर पैदा होना शुरू हुआ, बस कुछ भी करें बहाना। अब इन सारे जब सारे खत्म हो गए, अब एक आदमी जो खड़ा हो रहा है उसका नाम था खमेनी, ठीक है ना। अब उसके क्या हुआ उसके साथ तुमने देख ही लिया, खमेनी के साथ। अब तुम्हें नींद आने लगे, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अगली कहानी फिर जोड़ूंगा, ठीक है ना। पर आंखों में तुम्हारी नींद आ रही, कंफ्यूजन हो रही है, ये किसके साथ जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है ना। अब और इंटरेस्ट के बाद अब कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, ठीक है ना। अब सीरिया एंटर करेगा, अब जॉर्डन एंटर करेगा, अब लेबनान एंटर करेगा, ठीक है ना। अब ये है कौन सा आज खत्म हो जानी, वैसे भी कहानी बहुत लंबी चल रही है कहानी, अब एक आध लेक्चर और लगेगा, ठीक है। और तुम्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ आनी शुरू हो जाएगी। पहले पढ़ रही है थोड़ी बहुत, इंटरेस्टिंग लग रही है। तो सो क्यों रहे सब लोग, मीत भी सोई जाता है, ये भी सोई जा रही कुड़ी, मीत तो कई बार अचानक अखा खोलता सुता पे। तेनू नहीं आ रही सी, तेनू जितना कराया समझ आ गया पक्का, श्योर। चलो फिर अगली कहानी बाद में सुनाएंगे, ठीक है, आज इतने कर रहे हैं। हाँ, कुर्दों को कुछ मिला जब इराक का वजह में, कुर्दों ने सॉरी यार, कुर्द बेचारे आज ही मारे मारे घूम रहे हैं, कुर्दिस्तान देना था ना उनको, कुछ नहीं मिला, आज बेचारे ऐसे फिर रहे हो। पर हाँ एक काम है उनके पास, उनको हथियार बहुत दे दिए, जो फौज निकली वहां से सारे हथियार उनको पकड़ा के आ गए उनको। आज वो इराक में इसको मार उसको मार मारते फिर रहे हैं, वो इराक को डिस्टर्ब किया हुआ है। जब टर्की में किसी को मरवाना होता है कुर्दों को उंगली लगा देते हैं, कुर्द चलो उसको मरवा देते हो। अब टर्की में सबसे ज्यादा तंग कर रहे हैं कुर्द कर रहे हैं, इराक में सबसे कौन कर रहे हैं, कुर्द। और कमाल की बात देखो, जो राष्ट्रपति है वहां का इराक का, वो किसका बनाया हुआ है, अमेरिका का। और कुर्द किसके बनाए हुए हैं, देखो उसको कह रहा है कुर्दों को मार दे, कुर्दों को हथियार दे रहे, तो इन्होंने पंगा लगे, देख ले तू क्या जो करना है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आईएसआई बनाना आईएसआई, तो उसने नक्शा बना लिया खलीफा ने, अबू बकर ने, उसमें कुर्दों का इलाका भी डाल दिया उसने। अब आईएसआई को कौन सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया और अमेरिका। तो कुर्दों ने, कुर्द चिल्लाए कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, हम तुमने हमें हमारा कुर्दिस्तान तो बनाया नहीं, ऐसे ही खड़ा कर दिया। वो कहता है हमारा, हमें भी लपेट रहा है वो, तो डरते क्यों, ठोक दो उसको ऐसे वाले को। तो मतलब देखो, कुर्दों को भी हथियार अमेरिका दे रहा है और आईएसआई को वो दे रहा है, घुमा फिरा के दोनों को लड़ा दिया।
और आईएसआई खत्म कर दिया, वो काबू से बाहर हो गया था। वो अबू बकर को मरवाया कुर्दों से ही बाद में। अब आईएसआई खत्म हो गया इस टाइम। आईएसआई इतना खतरनाक हो गया था कि कहते कोई और बना लेंगे ग्रुप, अभी बनेगा, देखना ग्रुप थोड़े दिनों में एक और ग्रुप बनेगा, आतंकवादी ग्रुप। क्यों बनेगा? क्योंकि हथियार बेचने अपने, ठीक है। अब या तो हिजबुल्लाह खत्म होगा, जब तक हिजबुल्लाह खड़ा है तो सुन्नी का ग्रुप कोई ना बनाएंगे अभी ये। वो इकट्ठे नहीं होने देते ना, दुनिया इकट्ठी हो जाए। एक ही रोग खराब कंट्री दुनिया वो है यूएस से। अगर ऐसा होता तो फिर बात क्या थी, है कि नहीं? जो खराब लोग होते हैं वो अकेले ही काफी होते हैं, वो 10-20 को लड़ा देते हैं आपस में। अंग्रेज हिंदुस्तान में मुट्ठी भर आए थे, हम करोड़ों थे, है ना, हमें लड़ा के आपस में राज कर गए वो। पंजाबी जी कहावत नहीं कहना, चोर ते लाठी दो मैं ते पापा कल्ले। मतलब बाप और बेटा घर में है, वो कह रहे तुम लड़ते क्यों नहीं उससे? कहता वो दो हैं असि कल्ले हैं। कौन कौन दो? कहता चोर ते लाठी, कहता चोर ते लाठी दो मैं ते पापा कल्ले। वही बात है कि आप खुद को कमजोर समझते रहोगे, दूसरे मजबूत समझते लड़ोगे कहाँ फिर आप उनसे? आप अमेरिका ने दिमाग में बात बिठा दी कि अमेरिका सबसे ग्रेट कंट्री है। और अगर उन लोगों को समझ आ जाए बात, जिसने समझाने की कोशिश की उसको मरवा दिया। लादेन ने कोशिश की उसको मरवाया, लीबिया गद्दाफी ने की उसको मरवा दिया, उसने सदाम हुसैन ने की उसको मरवा दिया, सबको लाइन में लगा दिया। क्योंकि जो जब तक लड़ते रहेंगे ठीक है। ईरान जो है अलग लड़ रहा है तो अलग लड़ रहा है, इनको खुश है इस बात के लिए। और एक बात सुन लो, आज ईरान पे हमला कर रहा है वो, अगर ईरान आज सरेंडर कर दे, आज सरेंडर कर दे, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई खास बंदा ऐसा बने कि उनकी पसंद का हो और वो और सऊदी अरेबिया दोस्त बन जाए। देखा जाए तो ये होना चाहिए ना, सऊदी अरेबिया दोस्त है वो अमेरिका का, अब इसमें भी अमेरिका का बंदा बन गया ईरान का, इकट्ठे होने चाहिए। वो नहीं इकट्ठे होना था, वो शिया ही बनाएगा। यहाँ पे बंदा चाहे अपना हो पर होना चाहिए शिया, इकट्ठे ना हो जाए। कितने इकट्ठे हो गए, तुम पागल है लड़ी जाने। वो शिया अलग होने, वो अलग होने। हमारी हिस्ट्री देखो, शिया ने सुन्नियों को मारा, सुन्नियों से मारा, तुम कमजोर आदमी हो मारो, मतलब ये तब भी ये होने वाला है। हाँ, बंदे अपने भी हो पर लड़े फिर भी आपस में। अब देखा जाए तो इराक और देखा जाए और कुर्द वाले हैं, दोनों अपने से। उसके आईएसआई वाला अपना था, आईएसआई को कुर्द से मरवा रहे हैं, कुर्द को इराक से मरवा रहे हैं, इराक को कहते कुर्द को मार दे, कुर्द कहता उसको मार दे तू। चलो आगे समझ नहीं आई हले, एडी जल्दी समझ आती है। पर ये कहानी दूसरे को सुनाना जाके, वरना ये चीज कहीं नहीं मिलेगी बता रहा हूँ, ना किसी किताब में ना किसी और, ठीक है। क्योंकि इस तरह की चीज रोज आर्टिकल पढ़ोगे, एक आधा आर्टिकल समझ, इतने साल पढ़ के समझ आती हैं बातें, ठीक है। आईआर की कोई किताब नहीं होती दुनिया में, आईआर समझना पड़ता है, ठीक है, अखबारों से पढ़ना पड़ता है। चलो आईआर की किताब होगी भी तो ऐसी बातें नहीं बोलेंगे वो कि इसमें उसने आतंकवाद बनवाया, ये बनवाया, वो नहीं लिखते। वो सिर्फ ऐसे बोलते हैं वहाँ के राष्ट्रपति बड़े सम्मानित है, वो ये है वो है, ठीक है।